सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ अपन शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियोस में अपने केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स वगैरह है उस पर चर्चा करी थी। 1 से लेके 10 वीडियो तक केमिकल काइनेटिक्स को अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन ने डिटेल में पढ़ा। आज अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए विलियन, सबसे पहले देखते हैं विलियन होता क्या है। विलियन होता है 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों का समांगी मिश्रण। और रासायनिक यौगिक भी ऐसे होंगे जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर दूं, 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक यौगिकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं कि एक तो घटकों की संख्या और दूसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है वो है समांगी मिश्रण। घटकों की संख्या है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर विलियन में घटकों की संख्या 2 है तो विलियन को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब द्विअंगी विलियन। अगर घटकों की संख्या 3 है तो इसे कहेंगे टर्नरी, मतलब त्रिअंगी। 4 है तो क्वाटरनरी, चतुरंगी, और बहुत सारे हैं तो अपन कहेंगे बहुअंगी, मतलब घटकों की संख्या बहुत ज्यादा है विलियन में। समांगी मिश्रण का मतलब है कि विलियन के सभी भागों के संगठन, मतलब कंपोजिशन, और सभी भौतिक गुण एक समान होते हैं। विलियन के जितने भी भाग हैं उनका संगठन और सभी गुण एक समान है, तो उसे अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण है इसका मतलब विलियन की जो प्रावस्थाएं हैं वो क्या है? एक प्रावस्था, वन फेज, एक प्रावस्था होती है विलियन में। तो विलियन में प्रावस्था तो एक होती है, घटकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। इस चीज का इस विशेष ध्यान रखिएगा। प्रावस्था इसमें एक ही होती है, घटकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। अब इसमें अपन पूरे चैप्टर में ऐसे विलियन पढ़ेंगे जिनमें घटकों की संख्या 2 है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशंस की अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब द्विअंगी विलियन। घटकों की संख्या 2 है। इन 2 घटकों में से एक घटक को विलेय कहते हैं और दूसरे घटक को विलायक कहते हैं। एक घटक विलेय कहलाता है, दूसरा घटक विलायक कहलाता है। विलियन में वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित है उसे विलेय कहते हैं, और वह घटक जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है उसे विलायक कहते हैं। मतलब विलियन बनाने के लिए जिस घटक को विलायक में मिलाया जाता है उसे विलेय कहते हैं, और विलियन बनाने के लिए विलेय को जिस घटक में मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक आपस में मिलकर विलियन बनाते हैं। विलेय प्लस विलायक
बराबर क्या हो जाता है, विलयन हो जाता है। तो दोनों घटकों का आपस में मिलाएंगे तो विलयन का निर्माण हो जाता है। अब जैसे देखिए अपन एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है, जैसे आपने एक गिलास में पानी ले लिया, पानी भर लिया और उसमें आप चीनी को मिला रहे हैं। चीनी को चम्मच से अच्छे से मिला देते हैं। चीनी डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। कितनी चीनी डाल सकते हैं उसमें? एक अवस्था ऐसी आती है कि उसके बाद चीनी का एक दाना भी उसमें नहीं मिल पाता है। मतलब अब विलयन में जो चीनी है वो अपनी अधिकतम मात्रा में उपस्थित है। यहां जल तो विलायक है और चीनी क्या है, विलेय है। तो किसी विलयन में जब विलेय अपनी अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये अवस्था प्राप्त होने के बाद विलय को और ज्यादा विलयन में नहीं मिलाया जा सकता है। विलयन में विलय अपनी अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है। संतृप्त अवस्था से पहले या उससे कम मात्रा में अगर विलय है तो उस विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। और अगर आपने संतृप्त अवस्था प्राप्त होने के बाद भी कुछ मात्रा में विलय और डाल दिया तो ये जो अधिक्य में मात्रा है ये अविलेय अवस्था में रहती है। इस प्रकार की अवस्था क्या कहलाती है, अति संतृप्त विलयन। तो विलयन की तीन अवस्थाएं हो गई, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब देखिए जो विलयन होता है वो भौतिक प्रावस्था के आधार पर तीन प्रकार का है। अगर अपन विलयन के प्रकार की बात करें तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार का है। और विलयन की जो भौतिक प्रावस्था है वह विलायक की भौतिक प्रावस्था पर निर्भर करेगी। अगर विलायक द्रव है तो विलयन द्रव होगा, अगर विलायक गैस है तो विलयन गैस होगा, और अगर विलायक ठोस है तो विलयन ठोस होगा। क्यों? क्योंकि विलायक वह घटक है जो ज्यादा मात्रा में है, तो उसकी प्रावस्था ही विलयन की प्रावस्था होती है। तो प्रावस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब इनमें विलय और विलाय की प्रावस्थाओं के आधार पर ये 9 प्रकार के हो जाते हैं। 9 प्रकार के कैसे? यहां पर इस चार्ट के द्वारा, अपन जो चार्ट अभी बना रहे हैं इस चार्ट के द्वारा उसको समझ सकते हैं। ये देखिए विलयन प्रावस्था के आधार पर 3 प्रकार के हैं, द्रव विलयन, गैस विलयन और ठोस विलयन। और इन विलयनों में विलेय और विलाय की प्रावस्थाओं के आधार पर ये 9 प्रकार के हो जाते हैं। प्रत्येक विलयन 3 प्रकार का है। द्रव विलयन भी 3 प्रकार का है, गैस विलयन भी 3 प्रकार का है और ठोस विलयन भी 3 प्रकार का है। देखिएगा द्रव विलयन मतलब यहां विलाय तो द्रव ही रहेगा, क्योंकि विलयन की जो प्रावस्था है वो विलाय की प्रावस्था पर निर्भर कर रही है। विलय है वो गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। गैसीय विलयन में विलाय तो देखो गैस ही है तीनों प्रावस्थाओं में, लेकिन विलय की जो प्रावस्था है वो गैस, द्रव या ठोस हो सकती है। और ठोस विलयन में विलाय ठोस ही रहेगा, लेकिन विलय है वो गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। सबसे पहला अगर अपन ले गैस का द्रव में विलयन, विलय गैस है, विलायक है वो द्रव है। तो देखिए एग्जांपल, O2, H2, H2O, सोडा जल, अमोनिया में जल। जो ऑक्सीजन है वो जल में घुली होती है, और ये जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है ये जलीय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कि समुद्र है, नदियां हैं, उसमें जो मछली वगैरह या और जलीय जंतु रहते हैं वो ऑक्सीजन कहां से ग्रहण करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं। तो वो विलयन कैसा हो गया? ऑक्सीजन का जल में विलयन, गैस का द्रव में विलयन हो गया। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं,
कोल्ड ड्रिंक, जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो बबल्स के साथ में जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उस विलयन में घुली हुई है। सोडा जल, अमोनिया में जल, जल के अंदर अमोनिया घुली हुई है। तो ये एग्जाम्पल हो गया गैस का द्रव में। दूसरा है द्रव का द्रव में विलयन, द्रव को द्रव में घोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एथेनॉल का जल में विलयन, क्लोरोफॉर्म का CCl4 में विलयन, CaCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म का CCl4 में विलयन। तीसरे प्रकार का द्रव विलयन है ठोस का द्रव में विलयन। ये तो अपन दैनिक जीवन में लगभग रोज ही देखते हैं। चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, तो विलयन हो गया ठोस का द्रव में विलयन। तो ये 3 प्रकार थे द्रव विलयन के। फिर गैस विलयन। गैस विलयन में सबसे पहला एग्जांपल है गैस का गैस में विलयन। ये देखिए सबसे अच्छा समांगी मिश्रण बनता है इसका। गैस का गैस में विलयन, किन्हीं भी 2 गैसों को आपस में मिला दो वो हमेशा समांगी मिश्रण ही बनाती हैं। गैस का गैस में विलयन बहुत ही अच्छा समांगी मिश्रण बनता है, सभी गैसें आपस में विलय हो जाती हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विलयन। वायु की अगर अपन बात करें तो बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं, तो ये भी गैस का गैस में विलयन हो गया। दूसरा गैसीय विलयन है द्रव का गैस में विलयन। द्रव है वो गैस में घुला हुआ है, जैसे क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन के साथ घुला हुआ है। जो वायु है उसके अंदर नमी है। नमी का क्या मतलब है कि जो जल वाष्प है वो वायु के साथ मिली हुई है, वायु में मिली हुई है। तो जल वाष्प मतलब जल, तो द्रव है वो गैस में मिला हुआ है। तीसरे प्रकार का गैसीय विलयन है ठोस का गैस में विलयन। ठोस है वो गैस में मिला हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कपूर, कपूर जो सर्दियों में अपन गर्म कपड़ों में डालते हैं कपूर, और वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा उड़ जाता है। कपूर का नाइट्रोजन के साथ बना विलयन। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं, जैसे आयोडीन है, जैसे नौसागर NH4Cl है, उसका भी ऊर्ध्वपातन होता है, तो वो भी किसमें मिल जाता है? गैस में मिल जाता है। तो वो उदाहरण हो गया ठोस का गैस में विलयन। तीसरे प्रकार का जो विलयन है ठोस विलयन, उसमें भी अपन 3 भाग बता सकते हैं। विलय तो ठोस ही रहेगा। पहला है गैस का ठोस में विलयन। गैस है वो ठोस में मिली हुई है। जैसे अपन बहुत से ऐसे अभिक्रियाएं करवाते हैं जिनमें जो गैस है वो धातु की सतह पर अभिक्रिया संपन्न करती है। इसे अपन विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। आगे अपन डिटेल में आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, हीट्रोजीनस कैटालिसिस। तो उसमें जैसे अपन एक एग्जांपल लें, हाइड्रोजन है वो पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, तो ये गैस का ठोस के साथ विलयन। द्रव का ठोस के साथ विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। तो देखिए बहुत सारे अपन ने नाम सुना होगा, सोडा अमलगम, जिंक अमलगम, कॉपर अमलगम। तो ये अमलगम का क्या मतलब है कि जैसे सोडा अमलगम, सोडियम धातु में मरकरी मतलब पारा मिला हुआ है, तो द्रव है वो ठोस में मिला हुआ है। जिंक अमलगम मतलब जिंक के साथ पारा मिला हुआ है, अमलगम का मतलब पारा मिला हुआ है उसके साथ। ये अपन एग्जांपल लिए हैं मरकरी प्लस सोडियम, मरकरी प्लस जिंक, मरकरी प्लस कॉपर। और नेक्स्ट विलयन है ठोस का ठोस में विलयन। ठोस को ठोस में मिला दे, इस तरह से ये आपस में मिलते हैं कि समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे मिश्र धातु, कांसा है, पीतल है। पीतल में कॉपर और जिंक को आपस में मिलाते हैं, कांसे में कॉपर और टिन को आपस में मिलाते हैं। तो बहुत सारे मिश्र धातुओं का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न धातुओं को उनके एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलाया जाता है और एक समांगी मिश्रण का निर्माण हो जाता है, जिसके गुण अलग ही होते हैं, तो उन्हें अपन मिश्र धातु कहते हैं। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं, और उन विलयनों में विलय और विलय की प्रावस्था के आधार पर इनको 9 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
तो ये हैं 9 प्रकार के विलयन और उनके उदाहरण। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, सॉल्युबिलिटी, जिसको अपन कहेंगे विलेयता। इसका क्या मतलब है? देखिए जैसे अपन विलयन बनाते हैं, विलायक में विलय को घोलते हैं और समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि सभी विलय विलायक में एक समान मात्रा में नहीं घुलते हैं, कोई ज्यादा घुल जाता है, कोई कम घुल जाता है, अलग अलग तापमानों पे अलग अलग मात्राएं घुलती हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्या इनके पीछे कारण है, तो उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए जो अपन सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, विलेयता पढ़ रहे हैं, ये विलेयता क्या होती है, किसी भी विलय का क्या कौन सा गुण है जिसको अपन विलेयता कहते हैं। तो देखिएगा निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। इसे जनरली मोल प्रति लीटर, विलेयता को मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति 100 ग्राम के रूप में अपन लिखते हैं। मोल प्रति लीटर देखिए क्या है, प्रति लीटर विलियन की अब बात करेंगे कि निश्चित तापमान पर प्रति लीटर विलियन में घुली हुई विलय के अधिकतम मोलों की संख्या उसकी विलेयता कहलाएगी और उसको अपन मोल प्रति लीटर में लिखेंगे। ग्राम प्रति 100 ग्राम का क्या मतलब है कि निश्चित तापमान पर, तापमान देखिए निश्चित है, स्थिर रखेंगे अपन, बदलेंगे नहीं, निश्चित तापमान पर प्रति 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय के अधिकतम ग्रामों की मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं और इसे ग्राम प्रति 100 ग्राम के रूप में अपन लिखते हैं। चूंकि यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं कि विलय अपनी अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है और इस मात्रा के बाद और ज्यादा विलय को विलायक में नहीं घोल सकते हैं। इसका मतलब विलेयता कौन सी कंडीशन में अपन लिखते हैं, संतृप्त विलयन की अवस्था में विलेयता की बात की जाती है। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन के निश्चित आयतन में या निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलय की विलेयता कहते हैं, जो भी कह सकते हैं, ठीक है, संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं। अब जो विलेयता है उसको अपन ठोस के लिए और गैस के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता, यहां विलय क्या चीज है, ठोस, तो ठोस है वो तो विलय है और विलायक किस प्रावस्था में है, द्रव प्रावस्था में है। ठोस को द्रव में घोलते हैं। इस विलेयता को कई कारक प्रभावित करते हैं, वो कारक अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक देखिएगा, प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति कैसी है, उस पर विलय की विलायक में विलेयता निर्भर करती है। इस कारक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जो इसको प्रभावित करता है, और वो उसको अपन कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर विलय और विलायक की प्रकृति एक समान है तो वो आपस में विलय हो जाएंगे, और अगर उनकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की है तो वो आपस में विलय नहीं होंगे। यहां प्रकृति का क्या मतलब है कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलता है, और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलता है। जैसे अपन एक उदाहरण के तौर पर लें कि NaCl मतलब नमक को अगर अपन जल में घोलें तो वह आसानी से घुल जाता है, लेकिन अगर NaCl को बेंजीन में घोलें तो नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि NaCl एक ध्रुवीय प्रकृति का यौगिक है और जल भी ध्रुवीय प्रकृति का है, तो ये आपस में आसानी से घुल जाएंगे। यहां NaCl ध्रुवीय है लेकिन बेंजीन अध्रुवीय है, इसलिए आपस में नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर आयोडीन को, या फिर यूं कहें कि बेंजीन को अगर नेफ्थलीन में घोलें तो ये आसानी से घुल जाता है, दोनों ही अध्रुवीय हैं। आयोडीन को अगर CCl4 में घोलें तो घुल जाएगा, सल्फर को CCl4 में घोलें तो घुल जाते हैं, कारण कि दोनों ही घटक अध्रुवीय प्रकृति के हैं। तो ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस पर भी देखिए, थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। जब विलय विलायक में घोला जाता है तो ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण विलायक के अणु विलय के कणों को आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते हैं, इसे विलायकन कहा जाता है। और अगर विलायक जल होता है तो उसे जल योजन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझें कि NaCl को जब जल में घोला जाता है तो NaCl में उपस्थित दो प्रकार के आयन जल के अणुओं द्वारा इस तरह से आकर्षित होते हैं। देखिए Na+ जल के द्वारा इस तरह से आकर्षण बल द्वारा घेर लिया जाता है। जल में जो ऑक्सीजन है वो ऋणावेशित सिरा है और जो हाइड्रोजन है वो धनावेशित सिरा है। चूंकि सोडियम पर धनावेश है तो जल का ऋणावेशित सिरा उसकी तरफ आकर्षित होता है। जो लवण से ऋणायन प्राप्त हुआ है उसको जल के अणु इस प्रकार से घेर लेते हैं। जल का जो हाइड्रोजन वाला भाग है वह इसका धनावेशित सिरा है, तो धनावेशित सिरा इस ऋणायन की तरफ आकर्षित हो जाएगा और इस आकर्षण बल से ऊर्जा निकलती है। ये जो आकर्षण बल द्वारा ये जो आयन है वो जल के अणुओं द्वारा घेरे गए हैं, इसे कहते हैं जल योजन। और इस आकर्षण बल से जो ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं जल योजन ऊर्जा। ठीक है। अब इस प्रकार के विलयन के निर्माण के लिए देखिए दो प्रकार की ऊर्जाएं काम में आती हैं। पहली ऊर्जा NaCl से संबंधित है। NaCl जब क्रिस्टल के रूप में है तो इसके धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण बल है, और इसको जब जल में डालते हैं तो यह आकर्षण बल टूटता है और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो ऊर्जा का प्रकार है वह है जब जल में इसको डालेंगे तो इसके धनायन और ऋणायन जल की अणुओं के द्वारा आकर्षित होंगे और इस आकर्षण बल से ऊर्जा निकलती है। तो एक तो वह ऊर्जा है जो NaCl में Na+ और Cl- के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने के लिए चाहिए,
और एक वह ऊर्जा है जो Na+ और Cl- को जल के द्वारा आकर्षण बल से बंधने के दौरान निकलती है। इन दोनों ऊर्जाओं के जो मान हैं वो ठोस का द्रव में विलयन बनाने को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिएगा, यहां पर इस क्रिस्टल की बात करें, NaCl एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के लिए क्रिस्टल के आयनों को तोड़कर पृथक करने वाली ऊर्जा को क्रिस्टलीय ऊर्जा कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ऊर्जा को अगर मैं परिभाषित करूं तो क्या होता है, 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस के आयनों को उनके साम्य अवस्था वाली दूरी से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्रिस्टलीय ऊर्जा कहलाती है या जालक ऊर्जा कहलाती है। मतलब जालक ऊर्जा तो खर्च होगी और उसी 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस को जल में घोल देते हैं और जल के अणुओं के द्वारा आकर्षण बल से बंधने के दौरान जो ऊर्जा निकलेगी उसे कहेंगे जलयोजन ऊर्जा। मतलब जलयोजन ऊर्जा प्राप्त होती है। आयनिक ठोस या क्रिस्टलीय ठोस जल में तभी घुलेगा जब जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा होगा। तो यहां जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देखिए क्या है, जलयोजन ऊर्जा का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, जालक ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए। इसी कंडीशन में कोई भी क्रिस्टलीय ठोस जल में घुल पाता है। मतलब विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए। तो यह है पहला फैक्टर, विलय तथा विलाय की प्रकृति, जो कि ठोसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करती है। दूसरा फैक्टर है तापमान। तापमान में देखिएगा, तापमान तो आप जनरली अपन डेली लाइफ में भी अनुभव करते हैं इस चीज को कि तापमान बढ़ाने या घटाने पर ठोसों की द्रव्य विलयता बढ़ती है या घटती है। तो दूसरा देखिए क्या है, तापमान। तापमान को एक इस समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं कि ये है विलय मतलब ठोस प्लस विलायक जो कि अपन ने लिया है द्रव और बन गया विलयन। अब विलयन जब बना है तो उसके साथ या तो ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब ठोस विलय को द्रव विलायक में घोलते हैं तो विलयन के निर्माण के साथ या तो ऊर्जा का निष्कासन होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का निष्कासन हुआ तो इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम और ऊर्जा का अवशोषण हुआ तो इसे कहेंगे ऊष्माशोषी प्रक्रम। तो देखिएगा, अगर विलयन के निर्माण के दौरान ऊर्जा निकलती है मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो अगर आपने विलयन के निर्माण के समय तापमान बढ़ा दिया तो विलयता घट जाती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान बढ़ाने से विलयता घट जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे एक उदाहरण लें, NaOH प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसमें अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो NaOH की जल में विलयता कम हो जाएगी। और दूसरा, अगर यह प्रक्रम ऊष्माक्षोषी है तो अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो विलयता बढ़ेगी, विलयता बढ़ जाती है। जैसे नमक को आपने पानी में डाला तो ये तो आप अनुभव ही करते हैं कि ठंडे जल में नमक घोलें और गर्म जल में नमक घोलें तो विलयता किसकी ज्यादा हो गई, गर्म जल में विलयता ज्यादा होती है क्योंकि वो एक ऊष्माक्षोषी प्रक्रम है। NaCl
प्लस H2O, ये जो विलयन बनेगा, या कोई भी आयनिक यौगिक है जैसे KNO3 प्लस H2O, ये जो अपन विलयन बनाते हैं ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इनमें जैसे जैसे तापमान बढ़ेंगे वैसे वैसे विलेयता भी बढ़ती है। तो अगर ऊष्माशोषी प्रक्रम है मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, घुलने के लिए ऊष्मा की जरूरत है और आपने ऊष्मा दे दी तो विलेयता बढ़ जाएगी। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्मा निकल रही है, इसके लिए ऊष्मा वेस्टेज है, तो अगर आपने ऊष्मा इसको दे दी तो विलेयता घटता है। ये अपन 11th में पढ़ते हैं, जिसे डिटेल में ले शातेलीय नियम में इसको पढ़ा जाता है। आप तो यहाँ पर इतने देखेंगे, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान बढ़ने से विलेयता घटती है और ऊष्माशोषी प्रक्रम में तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। अब यहाँ देखिए एक स्पेशल एग्जांपल है, ग्लोबल सॉल्ट को जब जल में मिलाया जाता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को जब जल में मिलाते हैं तो एक स्पेशल कंडीशन उत्पन्न हो रही है। देखिए ग्लोबल लवण क्या है, Na2SO4 10H2O, इसे ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं, ग्लोबल लवण। इसको जब जल में घोला जाता है तो शुरू में जब आप तापमान बढ़ाकर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं तो इसकी विलेयता जल में बढ़ती है, और उसके ऊपर अगर आपने तापमान कर दिया तो जैसे जैसे आप तापमान 32.4 डिग्री से ऊपर लेते जाते हैं तो इसकी विलेयता घटने लगती है। तो पहले तो विलेयता बढ़ी कहां तक, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर विलेयता घटने लग जाती है। तो इसका कारण देखिए क्या है कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हैं 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, इसके क्रिस्टलीय जल के जो अणु हैं ये वाले, ये पूरी तरह से हट जाते हैं। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ये वाष्पीकृत हो जाते हैं और ये जो ग्लोबल सॉल्ट है इसके क्रिस्टलीय जल के अणु शून्य हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपने तापमान बढ़ाया तो इसकी विलेयता कम होती चली जाती है। तो जब तक इसके पास क्रिस्टलीय जल के अणु है तब तक ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ेगी, और जब ये सारे वाष्पीकृत हो गए तो ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घटने लगती है। तो ये है दूसरा फैक्टर जो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करता है। तीसरा फैक्टर अगर अपन देखें, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब परिवर्तन का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। नगण्य क्यों है, क्योंकि इसके देखिए दो घटक हैं इस विलयन के, एक है ठोस और दूसरा है द्रव। ठोस और द्रव दोनों ही लगभग असंपीड्य होते हैं, मतलब दोनों को दबाया नहीं जा सकता है, उन पर दाब का प्रभाव लगभग नगण्य है। तो दाब का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो विलेयता पर भी दाब का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। तो ये तीन फैक्टर थे जो कि ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। एक तो विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा है तापमान और तीसरा है दाब। अब देखिए दूसरे प्रकार का विलयन ले रहे हैं, वो है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। अब के जो विलय है वो क्या है, गैस है, और विलायक है वो क्या है, द्रव है। तो विलयन भी कैसा होगा, द्रव विलयन ही होगा, और उनकी विलेयता को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए जो गैस की द्रव में विलेयता की जब अपन बात करते हैं तो गैस की द्रव में विलेयता गैसों के अवशोषणांक पर निर्भर करता है। अवशोषणांक, या अवशोषण स्थिरांक भी इसको अपन कह सकते हैं। गैस का अवशोषणांक क्या चीज है, देखिएगा, विलायक के प्रति ml, किसका, विलायक का, विलायक के प्रति मिलीलीटर में घुली हुई विलेय के मिलीलीटर की संख्या को गैस का अवशोषणांक कहते हैं।
मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, तापमान तो स्थिर रहेगा, यहाँ पे तापमान परिवर्तन नहीं करेंगे आप, कि ताप स्थिर ताप पर विलायक के प्रति मिलीलीटर में घुली हुई गैस के या विलय के मिलीलीटर की संख्या को गैस का अवशोषणांक कहते हैं। तो किसी गैस का अवशोषणांक ज्यादा होता है, किसी गैस का अवशोषणांक कम होता है। जैसे एक उदाहरण लें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अमोनिया ज्यादा मात्रा में घुलती है। तो ऑक्सीजन का अवशोषणांक कम है और अमोनिया का अवशोषणांक ज्यादा है। तो अलग अलग गैस का जो अवशोषणांक होता है वो अलग अलग होता है। अब यहां जो विलयन का निर्माण हो रहा है, इस विलयन के निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिएगा, प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति कारक में देखिए क्या पढ़ेंगे अपन, कि वे गैसें जो विलायक में या विलयन में आयनित हो जाती हैं या विलायक के साथ क्रिया कर लेती हैं, वो आसानी से विलायक में घुल जाती हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि वे गैसें जो आसानी से द्रवित की जा सकती हैं, वो विलायक में आसानी से घुल जाती हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि HCl है, उसको जब जल में घोलते हैं तो यह आयनित हो जाता है, H प्लस Cl माइनस, और ये दोनों जल योजित हो जाते हैं। तो क्या हुआ, HCl है वो जल में आयनित हो गया। और एग्जांपल लें, जैसे अमोनिया है, इसको जब जल में घोलते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और देखें, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो इससे H2SO3 का निर्माण हो जाता है। तो देखिए HCl तो आयनित हुआ, अमोनिया और SO3 जल में घुलकर इस तरह से क्रिया कर लेते हैं। तो ये तीनों ही गैसें जल में बहुत ज्यादा विलयशील हैं। जबकि ऑक्सीजन को जब जल में घोलते हैं तो न तो ये आयनित होता है और न ही ये जल के साथ क्रिया करता है, तो इसकी विलेयता का मान बहुत कम होता है। तो यहां इन गैसों में अवशोषण गुणांक बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन का अवशोषण गुणांक बहुत कम है। वही चीज अगर हम नाइट्रोजन के लिए देखें तो नाइट्रोजन भी जल में बहुत कम घुलता है, क्योंकि न तो ये आयनित होता है और न ही ये इससे क्रिया करता है। तो गैसों के अवशोषण गुणांक के मान क्या है विभिन्न गैसों के लिए, देखिए अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक के क्रम का अगर अपन उदाहरण लेते हैं तो देखिए ये उनका क्रम है। अमोनिया सबसे ज्यादा, उससे कम HCl, फिर SO2, फिर H2S, फिर CO2, फिर एसिटिलीन, फिर O2 और सबसे कम N2। ये उनके अवशोषण गुणांक का मान है। इसी क्रम से ये जल में घुलते भी हैं। सबसे ज्यादा घुलेगा अमोनिया, सबसे कम घुलेगा नाइट्रोजन। तो ये इनके अवशोषण गुणांक का मान है। और या फिर मैं यूं कहूं कि ये ही इनके द्रवीकरण का क्रम भी है। जो गैसें आसानी से द्रवित हो सकती हैं वो जल में ज्यादा घुलती हैं। तो मतलब जिसके अवशोषण गुणांक ज्यादा है ये आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं, और जिनका अवशोषण गुणांक कम है वो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आसानी से द्रवित नहीं की जा सकती हैं, और जबकि अमोनिया और HCl आसानी से द्रवित की जा सकती हैं। तो वे गैसें जो आसानी से क्रिया कर लेती हैं, वे गैसें जो विलायक में आयनित हो जाती हैं, या वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो सकती हैं, वो विलायक में आसानी से घुलती हैं। तो ये तो है गैसों की प्रकृति। दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति,
यहां के देखिए विलायक की प्रकृति में क्या पढ़ेंगे, जैसे अपने ठोस में पढ़ा था समान समान को घुलता है, वैसा ही गुण यहां पर भी उत्पन्न होता है कि जो ध्रुवीय गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलती हैं और जो अध्रुवीय गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलती हैं। जैसे एक एग्जांपल लूं, HCl गैस है वो जल में आसानी से घुल जाती है, बहुत आसानी से घुल जाती है, और इसी HCl गैस को अगर बेंजीन में घोलें तो यह आसानी से नहीं घुल पाती है। कारण HCl एक ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय अणु है ना HCl, H+ और Cl- के रूप में रहेगा। H2O भी ध्रुवीय है, तो इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल, और अगर आयनित हो जाती है कोई गैस तो आयन द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़ जाते हैं। तो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलता है, और ध्रुवीय है वो अध्रुवीय विलायक में आसानी से नहीं घुल पाता है। तो विलायक की प्रकृति भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि उसमें कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी, कौन सी गैस कम घुलती है। तीसरा फैक्टर है तापमान। देखिए गैसों के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर और है दाब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान का देखिए क्या रोल है। जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं और विलयन का निर्माण होता है तो ज्यादातर स्थितियों में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है ये। इस कंडीशन में अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो अपने अभी ठोस वाले विलयन के लिए भी देखा था कि जब ठोस को द्रव में घोला उस विलयन के लिए भी देखा था कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान बढ़ाने से विलय की विलायक में विलयता घट जाती है। तो ज्यादातर गैसें द्रव में घोलने पर ऊष्मा निकलती है, तो अगर आपने तापमान बढ़ाया तो गैस की द्रव में विलयता कम हो जाती है। कारण देखिए क्या है। कारण यह है कि तापमान बढ़ाने से विलयन में उपस्थित जो गैस के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से वो विलयन की सतह को छोड़कर और बाहर निकल जाते हैं। विलयता घट गई कि नहीं घट गई? ये फिलहाल जो प्रकृति में चल रहा है वो बहुत घातक सिचुएशन है। आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरे ब्रह्मांड का तापमान वो लगातार बढ़ रहा है, या अपन कहें पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्या होगा कि जल में घुली हुई गैसों की विलयता घट जाएगी। तो जैसे समुद्र है, नदियां हैं, उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, CO2 अमोनिया घुली हुई है। तापमान बढ़ने से इनकी विलयता कम हो जाएगी, और विलयता कम होने से गैसें बाहर निकल जाएंगी, तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जल में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जलीय जीवन के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलीय जीवन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ज्यादातर गैसों के लिए तापमान बढ़ाने से उनकी विलयता घटती है। लेकिन देखिए इसका भी एक अपवाद है। हाइड्रोजन या हीलियम को जब जल में घोलते हैं और उनका जो विलयन बनता है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो इस कंडीशन में अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो जल में इनकी विलयता बढ़ जाती है। देखिए बहुत ही ये रुचिकर विलयन है हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम को जल में घोलते हैं तो तापमान बढ़ाने से इनकी विलयता बढ़ती है। कारण क्या है? क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इनका जल में विलयन बनाने के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो तापमान बढ़ा देंगे तो इनकी विलयता बढ़ती है। तो ये था प्रभावित करने वाले कारक में तीसरा कारक तापमान। अब जो देखिए गैस है जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिस कारक से होती है वह है दाब। दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा कारक है दाब। गैसों की द्रव में विलयता बढ़ रहे हैं,
गैसों की द्रव में विलेयता पड़ रहे हैं और इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा कारक है दाब। गैस बहुत ज्यादा संपीड़ित होती है, इसलिए दाब उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो यहां देखिए क्या है, डाल्टन नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या बताया, जैसे देखिएगा ये कोई द्रव है और यहां पर गैस के कण हैं, कुछ कण विलयन में भी घुले हुए हैं। अगर इस गैस पर दाब का मान बढ़ा दिया, मतलब आपने ये गैस के लिए उपलब्ध आयतन कम कर दिया, तो विलयन में गैस के कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका मतलब दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। इसे अपन दो प्रकार के नियमों से पढ़ सकते हैं, एक है डाल्टन का नियम और दूसरा है हेनरी का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन का नियम देखिए क्या कहता है कि गैसीय अवस्था में गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब से लेते हैं, आंशिक दाब। और विलयन में घुली हुई जो गैस की मात्रा है वो अपन लेते हैं मोल भिन्न से, मोल भिन्न। जो गैस विलयन में घुली हुई है उसकी सांद्रता को मोल भिन्न के द्वारा लेते हैं। तो डाल्टन के अनुसार गैसीय अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल भिन्न के समानुपाती है, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है। यह स्थिरांक क्या कहलाता है? हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, इसको हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो ये डाल्टन के अनुसार आंशिक दाब है गैस का, वो किसके समानुपाती है? विलयन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न के समानुपाती है। और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो KH आएगा। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। और X क्या है? गैस का मोल भिन्न, मोल भिन्न। और ये P क्या है? गैस का आंशिक दाब। हेनरी क्या कहता है? हेनरी का नियम, हेनरी के नियमानुसार निश्चित तापमान पर विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा विलयन की सतह पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। दोबारा सुनिएगा, निश्चित तापमान पर विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा विलयन की सतह पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। M समानुपाती P, और M बराबर Kp और M बटा P बराबर K। ये है हेनरी का नियम। विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा विलयन की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अगर अपन एक आरेख की बात करें कि इधर अपन ले लेते हैं आंशिक दाब, और इधर ले लेते हैं विलयन में घुली हुई गैस का मोल भिन्न। ठीक है, तो समीकरण क्या है आपके पास? P बराबर KHX। तो P बराबर KHX या P समानुपाती X। तो P इधर है और ये है X, समानुपाती है। तो कैसा आरेख आएगा? एक सीधी रेखा का आरेख प्राप्त होता है, और इस आरेख का जो ढाल है वो किसके बराबर है? हेनरी स्थिरांक के बराबर है। मतलब ये जो आरेख प्राप्त हुआ वो किस समीकरण के अनुसार है? y बराबर mx के अनुसार है। P बराबर KH x के अनुसार ये आरेख प्राप्त होता है। ये हेनरी के नियम के अनुसार भी है, ये हेनरी का नियम ही तो है ये आरेख, हेनरी स्थिरांक आ गया ना इसमें, तो हेनरी के नियम के अनुसार ये आरेख प्राप्त हो रहा है। अब ये आरेख सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं हैं।
हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं देखिए क्या है कि दाब का मान बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दाब अगर बहुत ज्यादा उच्च कर देंगे तो ये सीधी रेखा प्राप्त न होकर और फिर कैसे होने लग जाएगी, ऐसे उच्च दाबों पर, उच्च दाब पर, मतलब उच्च दाब पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो दाब का मान बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। सीमाएं बता रहा हूं मैं हेनरी के नियम की। तापमान का मान बहुत निम्न नहीं होना चाहिए। जो गैसें हैं वो विलायक में कम मात्रा में ही घुलनी चाहिए, मतलब विलयन तनु होना चाहिए। और गैस और विलायक के मध्य कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए उसमें। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है कि दाब का मान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है तापमान का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी सीमा है कि विलयन में गैस की मात्रा कम होनी चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। और चौथी है कि गैस और विलायक या द्रव की जो अपन बात कर रहे हैं उसके मध्य कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब इसमें देखिए एक चीज और देखते हैं अपन कि अगर तापमान को स्थिर रख दें तो विलयन में घुली हुई गैस का आयतन स्थिर हो जाता है, वो दाब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। बहुत ही विशेष कंडीशन है। स्थिर तापमान पर विलयन में घुली हुई गैस का आयतन दाब द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर nRT होता है और इसको मैं लिख सकता हूं P बराबर m/mRT। P बराबर nRT, n मोल गैसों के लिए, n क्या है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो स्मॉल m तो द्रव्यमान है, कैपिटल M क्या है, अणुभार। और इसको मैं यूं लिख दूं V बराबर m/P RT बटा m। इस P को नीचे ले गए, ठीक है। अब देखिएगा हेनरी के नियम के अनुसार m/P क्या है, एक स्थिरांक राशि है। R क्या है, गैस स्थिरांक है। ये कैपिटल M क्या है, गैस का अणुभार है, ये भी एक स्थिरांक राशि है। और अगर आपने तापमान भी स्थिर कर दिया तो V भी स्थिरांक राशि हो जाएगा, क्योंकि इधर की सारी राशियां स्थिरांक हो गई। m/P स्थिरांक है, R गैस स्थिरांक है, m अणुभार है जो स्थिरांक है, और T को भी आपने क्या ले लिया, स्थिर ले लिया, तो ये भी एक स्थिरांक हो गया। तो सारी राशियां स्थिरांक हो गई तो V भी एक स्थिरांक राशि हो जाता है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, स्थिर तापमान पर गैस में घुली हुई, विलयन में घुली हुई गैस के आयतन का मान दाब से प्रभावित नहीं होता है, वो एक स्थिरांक राशि हो जाता है, ठीक है। विशेष कंडीशन है। तो हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं अपन ने पढ़ी। अब देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, मैं इधर लिख देता हूं इसको। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सिंपल सा है, हेनरी के नियम को अगर मोटे मोटे तौर पर याद रखें तो क्या है, स्थिर तापमान पर अगर किसी विलयन के ऊपर गैस का दाब बढ़ा देंगे तो उस गैस की उस द्रव में या उस विलयन में विलेयता बढ़ जाती है। इतना सिंपल सी बात है। अनुप्रयोग देखिए क्या है। सबसे पहला अनुप्रयोग अपन देखें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, मतलब पहाड़ों की अगर अपन बात करें तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने से जो अपन श्वास लेते हैं तो उसका दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा तो गैसों का रक्त में जो विलयन बनता है, गैसों की रक्त में विलेयता है वो कम हो जाती है। दाब कम होने से गैसों की रक्त में विलेयता कम हो जाएगी
और गैसों में ऑक्सीजन भी होती है, तो ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की विलेयता कम होने से शरीर के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, शरीर को ऊर्जा कम मिलती है। इसे अनोक्सिया कहते हैं। अनोक्सिया जैसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। अनोक्सिया में क्या होता है कि इंसान की सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, तो सोचने समझने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अनोक्सिया। तो कैसे हुआ? दाब कम होने से ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता कम हो गई। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर अपन लें, जैसे देखिएगा, आप सबने कोल्ड ड्रिंक पी होगी। कोल्ड ड्रिंक को जब अपन उसका ढक्कन खोलते हैं तो बबल्स के साथ गैस निकलती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर सोडा वाटर में घोलकर उसको सील कर दिया जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडा वाटर में मिलाया तब तो दाब बहुत ज्यादा था, ज्यादा दाब पर ज्यादा मात्रा में CO2 उसमें घुल गई और ढक्कन लगा दिया तो दाब उतना उतना बना हुआ है। आपने ढक्कन खोला तो उसका दाब कम हो गया। दाब कम होते ही गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है। विलेयता घट जाती है तो गैस बाहर निकलती है, और गैस तेजी से बाहर निकलती है तो अपने साथ द्रव के कणों को लेकर वो बाहर निकलती है, तो इससे वो बबल्स के रूप में, झाग के रूप में बाहर निकलती है। और एग्जांपल इसका देखिएगा, जो गोताखोर होते हैं, पानी में जब वो गोता लगाते हैं तो एक गैस का सिलेंडर श्वसन के लिए अपने साथ लेके जाते हैं। गैस के सिलेंडर में गैस का दाब बहुत ज्यादा होता है। दाब बहुत ज्यादा होने के कारण उन गैस के मिश्रण की रक्त में विलेयता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब तक गोताखोर अंदर गोता लगाता है, सिलेंडर से श्वसन करता है, गैस की बहुत ज्यादा मात्रा रक्त में घुल जाती है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है पानी से, सिलेंडर को जब हटा देता है, तो बाहर की वायु का या गैस का दाब कम हो गया, तो रक्त में घुली हुई गैस तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। दाब कम होने से विलेयता कम हो गई, तो उसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसके बुलबुले बन जाते हैं रक्त में, तो रक्त की धमनियों में वो अटकते हैं तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसे बेंड नामक रोग कहते हैं। बेंड्स नामक रोग इसको कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो वायु को लिया जाता है, द्रवित वायु गैसों का मिश्रण लिया जाता है, उसमें हीलियम का मिश्रण बनाते हैं। तो बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि गोताखोर श्वसन में कौन सी गैसों को काम में लेते हैं, तो ऑप्शन में होता है O2 + He या वायु का मिश्रण प्लस He, हीलियम को मिलाया जाता है। उससे क्या है कि जो गैसें हैं उसकी विलेयता रक्त में कम हो जाती है, तो बेंड नामक रोग नहीं हो पाता है, ये पीड़ा नहीं हो पाती है। तो ये क्या है, सब हेनरी के नियम पर निर्भर कर रहा है। दाब बढ़ाया तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ गई, दाब कम किया तो विलेयता घट गई। तो ये सब हेनरी का नियम है, हेनरी के नियम पर निर्भर करता है। तो ये थे विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, उसको प्रभावित करने वाले कारक, हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।